प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं है, बट उन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है। मतलब हर कोई बंदा हर कोई काम नहीं कर सकता है, हर एक को अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है और अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है। तो काफ़ी सारा स्कोप है यहाँ पे भी काम करने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, काफ़ी, बट ये है कि यहाँ पे लोग करने वाले नहीं है। आप देखो बाहर से हमारे कितने लेबर्स हमारे आउटसाइड कश्मीर जो यहाँ पे आकर काम करते, घर बैठ के दिन को इधर उधर घूम के आपको कुछ हासिल नहीं मिलने वाला है। इट्स बेटर कि आप अपना टाइम, अभी टाइम इज़ मनी। मेरे पास जो मेरा रॉयल एनफील्ड का बिज़नेस यूनिट है वहाँ पे लगभग 14 लोग हम काम करते हैं यहाँ पे, जिसमें सर्विस सेक्टर में भी है और सेल सेक्टर में भी। कि हमारा बैकग्राउंड बिज़नेस से ताल्लुकात नहीं रखते थे, दे वेर फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काजी सईद शफीक, एक मुलाकात प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। जी हाँ, इस एक मुलाकात प्रोग्राम में जहाँ हम वादी के मशहूर मारूफ पर्सनैलिटी से आपको मुतारिफ़ करा रहे हैं, आज वही इसी सिलसिले में हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है एक यंग एंटरप्रेन्योर अर्जुमन मुजफ्फर रैथर, जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के दिलना से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस छोटी सी उम्र में अपने एम्बिशंस को लेकर इनके क्या ख्यालात हैं और क्या अब तक उन्होंने अचीव किया है, आज इन्हीं की ज़ुबानी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक वो जो कामयाबी का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है, इसके पीछे क्या राज था और अब तक ये किस तरह इस कामयाबी तक पहुँचे। अर्जुमन, आपका खैर मकदम है कश्मीर पेट्रियट के इस एक मुलाकात प्रोग्राम में। थैंक यू शफीक भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने के लिए। अर्जुमन, पहले आप ये जो इस वक्त हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, पहले आप हमें ये बताइए कि इब्तिदाई तालीम, यानी कि अगर आपकी स्कूलिंग की बात करेंगे तो आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी से हुई बारामूला में, जो सबको पता ही है। तो उसके बाद मैंने बीटेक किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में। उसके बाद मैंने एमटेक भी वहीं किया। एमटेक के बाद ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। अगर हम आपके एमटेक और बीटेक की बात करेंगे कि एक अच्छी पढ़ाई आपने हासिल की और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप एक अच्छा और लग्जरियस लाइफ जी लेते, तो आप इस फील्ड में क्यों आए, कैसे आए? क्योंकि आपने अपने यूनिट्स इस वक्त जगह जगह ओपन किए हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मैं पहले सबसे शुक्रिया अपने पेरेंट्स का करना चाहता हूं, जिनने मेरे को सपोर्ट किया बिज़नेस के रिगार्डिंग, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड बिज़नेस से ताल्लुकात नहीं रखते थे, दे वेर फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेक्टर। तो उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया बिज़नेस के रिगार्डिंग। तो वो एक सबसे बड़ा बैकबोन था मुझे कि मैं पुट फॉरवर्ड अपने जो भी मेरे पास कैपेबिलिटीज़ थी बिज़नेस को आगे बढ़ाने की, वो मैंने आगे फॉरवर्ड की। ये मेरा सबसे टर्निंग पॉइंट था बिज़नेस को आगे बढ़ाने का। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में रॉयल एनफील्ड के साथ मैं जुड़ गया, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना बिज़नेस। फिर 2-4 साल बाद मेरे को एक्सपीरियंस हो गया बिज़नेस का, थोड़ा बहुत समझ आने लगा कैसे क्या चीज़ें कहाँ से करनी है। तो फिर मैंने एक क्लॉथ मर्चेंटाइज के साथ स्टार्ट किया बिज़नेस, जैप्सन नाम से। बारामूला में भी मेरा स्टोर है, सोपोर में भी स्टोर है। तो बस यही था स्टार्टिंग। अभी यहाँ इस मुकाम तक पहुँच गए। अब आगे अल्लाह का क्या कर्म होगा वो पता चलेगा आगे आगे। और भी इरादे है कि कहीं और भी यूनिट्स खोलें, लेकिन अभी एज सच हम बोलेंगे अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है, बट इन फ्यूचर टाइम में वी कैन वर्क ऑन इट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि इस वक्त 2 यूनिट्स आपके रन कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, तो कितने एम्प्लॉयज़ आपने वहाँ पर रखे हैं और जो एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हैं अब तक उनकी कितनी तादाद हो चुकी है? मेरे पास जो मेरा रॉयल एनफील्ड का बिज़नेस यूनिट है वहाँ पे लगभग 14 लोग हम काम करते हैं यहाँ पे, जिसमें सर्विस सेक्टर में भी है और सेल सेक्टर में भी है। और जो मेरा रिटेल आउटलेट है क्लॉथ्स का, उसमें ऑलमोस्ट 5 बंदे काम करते हैं। तो होपफुली देखते आगे आगे और भी, मतलब आप मान लो कि 20 बंदे अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। ये सही बात है और फ़ख्र की बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में अब तक 20 लड़कों को आपने रोज़गार प्रोवाइड किया, और जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो आगे क्या आपने गोल सेट किया है, किस तरह आप आगे बढ़ना चाहते हो? देखो, अल्लाह ताला अपना रास्ता खुद ही दिखाता है, क्योंकि ऐसे इंसान को कुछ दिमाग में नहीं होता है कि मैं इस पॉइंट पे यही चीज़ करूं। ये विद टाइम खुद विद टाइम
आ जाता है दिमाग में कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा आपके लिए प्रेफरेबल रहेगा। मतलब हर कोई बंदा हर कोई काम नहीं कर सकता है, हर एक को अपने अपनी कैपेबिलिटी होती है और अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है जहाँ पे वो अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकता है। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट बाकी सारा अल्लाह तक के आगे आगे कहाँ किस डायरेक्शन में मुझे ले जाएगा। यहाँ तक का जो आपने कामयाब सफ़र तय किया, अगर हम हार्डशिप की बात करेंगे तो कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि अभी आप यंग हो और जो आपके एम्बिशंस हैं, और भी इंसान के कुछ शौक़ होते हैं इंसान को कुछ और करने का, तो इस छोटी सी उम्र में अब तक आप अपने आप को किस तरह देख सकते हो? एक्चुअली हार्डशिप्स की बात नहीं होती, एक इंसान को एक लगन होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है। उसके बाद उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जब उसको डेडिकेशन हो, उसको विल पावर हो कि नहीं जी मुझे ये चीज़ करना ही करना है। अगर वो ऐसे मतलब पहले ही नेगेटिव अप्रोच लेकर चलेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम्स होती है ऐसा नहीं है, बट उन प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना है। हमें उससे ये नहीं देखना है कि भाई यार छोड़ दे अब कौन करेगा। ऐसा अप्रोच अगर हम लेकर चलेंगे तो फिर लाइफ में कुछ हासिल करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो बस यही है, मतलब मैं कहूँगा कि हार्डशिप्स कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए। मतलब इट्स जस्ट कि एक आपको लगन के साथ, कोई डेडिकेशन के साथ, आपको अगर कहीं पे हार्डशिप्स भी आ जाएंगे, वो भी आपको एक पॉजिटिव फीडबैक लेकर ही चलना है। आपको इसमें नेगेटिविटी का कोई स्कोप नहीं रखना है। अर्जुमन, अगर हम बात करेंगे आज की यूथ की, क्योंकि आज का जो यूथ है एक तो एंग्जाइटी का शिकार है, डिप्रेशन ज़्यादा है, पढ़े लिखे भी है, ऊपर से ड्रग्स ज़्यादा ले रहे हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी भी अब धीरे धीरे डिवास्टेट होती जा रही है। तो जो बच्चे, जो यूथ इस वक्त एंग्जाइटी का शिकार है, ड्रग्स ले रहे हैं, आप इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, यूथ जो ड्रग्स लेते हैं या जो एंग्जाइटी का शिकार है, उनका यही एक रीज़न होता है कि वो बेकार हो जाते हैं। वो सबसे बड़ा रीज़न है इसमें, क्योंकि व्हेन दे सिट एट होम दे थिंक यार मैं कुछ नहीं करता हूँ, या मेरा हमसाया फलानी ये करता है, फलानी वो करता है, उससे या उसको घर वाले भी बोलते हैं यार कहीं करा या ने समाज का हिसाब किताब दरबदर आसान हो बाकी चीज़। तो इस चीज़ से क्या होता है, ये बंदा डिप्रेस हो जाता है। जब ये डिप्रेस हो जाता है, इसके बाद इसको यही ऑप्शन बचता है कि मैं ड्रग्स करूं, वो करूं, ये अपनी लाइफ इसी में खो बैठता है। इनसे यही मतलब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा इन लड़कों से जो ये ड्रग्स वगैरह के शिकार है, कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत दिमाग से काम ले लो और कुछ ना कुछ करो। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स वेयर ए यूथ कैन मतलब अपनी स्किल्स को वो यूटिलाइज कर सकता है। 100 चीज़ें हैं, मतलब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, ITI है, बाकी चीज़ें हैं, मतलब हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स है। यूट्यूब है इस टाइम पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग कुछ भी सीखता है, कुछ भी सीख सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट में हमारा देखो कारपेंट्री का है, मशीनरी का है, प्लम्बिंग का है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस का है। मतलब इन चीज़ों में अगर यूथ अपना वो टाइम देंगे, इनको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इन चीज़ों को, तो काफ़ी सारा स्कोप है यहाँ पे भी काम करने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है, काफ़ी, बट ये है कि यहाँ पे लोग करने वाले नहीं है। आप देखो बाहर से हमारे कितने लेबर्स हमारे आउटसाइड कश्मीर जो यहाँ पे आकर काम करते, क्योंकि यहाँ पे स्किल्ड लेबर हमें नहीं मिलता है, स्किल्ड क्लास लेबर नहीं है। उसके लिए हम भी मजबूर हो जाते हैं, यहाँ के लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि वो बाहर के लोगों को रिक्रूट करके काम कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक बैकबोन है इकोनॉमी का। मतलब जो पैसा यहाँ से चला जाकर एक लेबर को जाता है वो बाहर चला जाता है। अगर यही पैसा इधर ही रोटेट हो जाएगा कश्मीर में, ये एक बहुत बड़ा रकम बन जाता है यहाँ के लोगों के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोग काम करने के लिए, मतलब स्किल्ड काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से यूथ हमारे बेरोज़गार हो गए और गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए। अर्जुमन, बीइंग अ यंग एंड ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर ऑफ कश्मीर, आप किस तरह, आप जो यूथ इस वक्त एक उम्मीद लगाए बैठे, एक आस लगाए बैठे हैं आपके ग्रुप के साथ, तो क्या उनके लिए आप आगे क्या करना चाहोगे आप?
देखो शफीक साहब, मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ अभी फ़िलहाल जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे ही 100 लड़के इधर कश्मीर में एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने छोटे छोटे सेटअप करके 10-10, 20, किसी के पास 25, किसी के पास 15, 20 सबको जोड़ के काम कर रहे हैं। मतलब मैंने कोई कमाल नहीं किया है, बट इट्स जस्ट कि अपनी रोज़ी के लिए और 10 लोग मेरे साथ चलते हैं। मैं अपनी रोज़ी के लिए कमा रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर वाले का ये है कि सिस्टम एक बन चुका है कि मेरे साथ और 10 लोग चल रहे हैं। मतलब मैं उनको कोई रोज़ी रोटी नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये ऊपर वाला का निज़ाम ही ऐसा है। इसमें और 20 लोग जुड़े और 100 लोग पूरे कश्मीर में। बहुत सारे मेरे साथ मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पास 5-5, 10-10 लड़के हैं। तो अगर मैं अपनी फ्रेंड सर्कल की बात करूँगा तो हमारी फ्रेंड सर्कल में 100-150 लड़के इस टाइम पे काम करते हैं। आगे किस तरह का गोल आपने सेट किया अपनी लाइफ में? अभी फ़िलहाल यही है कि अभी तक जहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अभी तक मैंने इतना हासिल किया है, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इस चीज़ से। आगे का मैंने आपसे पहले भी बोला कि मैं कोई ये नहीं हूँ कि मैं आगे का फ्यूचर खुद ही डिसाइड कर सकता हूँ। ये सब ऊपर वाले का ये होता है, जिस हिसाब से वो बंदे को आगे ले जाना चाहता है, उसी हिसाब से बंदा आगे चला जाता है। हमारे यूथ के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जो यूथ इस वक्त टायर्ड लग रहे हैं, एंग्जाइटी का शिकार है, उनमें ज़्यादा डिप्रेशन पैदा हो चुका है, तो जो कुछ भी आपने अचीव किया है अपनी मेहनत और लगन से, तो यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज पास ऑन कीजिएगा। यूथ के लिए यही मैसेज है मेरी कि अगर आपको कहीं पे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये का ही जॉब मिल रहा है, आप ये मत सोचो कि 4000 रुपये में मेरा घर कैसे चलेगा, ये मैं 4000 रुपये में क्या करूँगा। आप उस जॉब में इन्वॉल्व हो जाओ। जब आप उस जॉब में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको एक लाइफ की डायरेक्शन सेट हो जाएगी, आपको आगे क्या करना है, मेरा अगला स्टेप क्या होगा कि मैं अपनी सैलरी बढ़ा सकूं, उसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा कि मैं अपनी सैलरी बढ़ा। घर बैठ के दिन को इधर उधर घूम के आपको कुछ हासिल नहीं मिलने वाला है। इट्स बेटर कि आप अपना टाइम, अभी टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। अगर जो टाइम गया वो दोबारा वापस नहीं आ रहा है, वो टाइम इज़ मनी। अपना टाइम वेस्ट करने के बगैर आप किसी भी इदारे में, किसी भी खुद के स्किल डेवलपमेंट में आप इन्वॉल्व हो जाओ। और मैं कहता हूँ अगर दिन को 100 ही रुपया, 150 रुपया, 200 ही रुपया मिलेगा, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। इट्स नॉट कि आपको पहले ही ऐसा फल मिलेगा कि आप बोलोगे मुझे अब करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जो बंदा स्क्रैच से स्टार्ट करेगा, एक तो उसको आगे पैसों की कदर भी रहती है, और आगे वो उसको गोल एक सेट हो जाता है लाइफ में कि अब इस स्टेप के बाद मुझे कौन सा स्टेप लेना है। ये मेरी यूथ के लिए मैसेज है। और ये ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों से कुछ नहीं मिलना है। माँ बाप की पैसों की तबाही, उनकी वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, समाज में उनको भी झुकना पड़ता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब जो ये ड्रग्स वगैरह है, ये मतलब इससे अल्लाह ताला नजात दे, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं कहता हूँ यूथ को इससे आप टोटली मतलब हट के चलो। तो अर्जुमंद मुजफ्फर रथर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो इन्होंने कहा कि जो यंग है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, अगर आप तकरीबन 1 महीने में 3 या 4 हज़ार रुपया ही कमाओगे तो धीरे धीरे आपको लाइफ की एक्सपीरियंस आ जाएगी, पैसा आपके साथ जुट जाएगा। और इससे बेहतर है कि आप अपना कीमती वक्त किसी और जगह ज़ाया करोगे कि बेहतर है आप अपने रोज़गार की तरफ जुड़िएगा और कोशिश करिएगा कि लाइफ को जीने की, ड्रग से कुछ हासिल नहीं होगा। अर्जुमंद मुजफ्फर रथर का ये जो मैसेज है यूथ के लिए बड़ा बेहतरीन मैसेज है। और अर्जुमंद मुजफ्फर रथर ने अब तक जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया, अब तक हमने ज़रूर शेयर किया है। इससे भी आगे हम और जो ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर है कश्मीर के, जो रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूनिट के ज़रिए, उनसे भी आपको मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।